हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्लस। हम अपने चैनल पे एविडेंस एक्ट की सीरीज़ रन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने सेक्शन 1 तक कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स के बारे में कि फैक्ट्स क्या होता है। बेसिकली हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फैक्ट कितने तरह के होते हैं। फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट भी, लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट, लीगल रेलेवेंट फैक्ट, फिर हम इनको लैटिन में क्या बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बट इससे पहले हमने एक चीज़ मिस किया था सेक्शन 1 में, जो कि हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो अब हम कैसे जानेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? तो सेक्शन 2I ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें बताता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। तो वैसी प्रोसीडिंग्स जिसमें एविडेंस जो है वो ओथ पे लिया जाता है, उसको हम कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अब हम आते हैं, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही एप्लीकेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो वैसी कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के एम्बिट में कवर नहीं होंगी? तो सबसे पहला है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। ये जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। देन द सेकेंड वन इज प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जो भी इनकम टैक्स के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती है ना, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाती है। देन द थर्ड वन इज प्रोसीडिंग अंडर द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो प्रोसीडिंग्स चलती है वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। तो इन सब पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है फैक्ट। जो फैक्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ दे रखा है? तो जो सेक्शन 3 है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेकेंड डेफिनेशन में फैक्ट के बारे में बताया गया है। इसमें और भी डेफिनेशन है, वो हम छोड़ नहीं रहे हैं, वो हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है फैक्ट, इसलिए हम आज फैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, फैक्ट होता क्या है? जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, फैक्ट ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट में कवर होती हैं। ठीक, फैक्ट जो है मेजरली 2 टाइप की होती है। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो फर्स्ट इज फिजिकल फैक्ट एंड द सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो फिजिकल फैक्ट क्या होती है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ या किसी चीज़ की कोई स्टेट, किस स्टेट में है वो चीज़, मतलब किस सर्टेन ऑर्डर में किसी चीज़ को रखा गया है, किस तरह अरेंज किया गया है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ थिंग्स कि 2 पर्सन है, जैसे उन दोनों में क्या रिलेशन, क्या वो हस्बैंड वाइफ है, क्या वो भाई बहन है। तो रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। अब किसी चीज़ को या किसी स्टेट ऑफ थिंग्स को या उसके रिलेशन को हम परसीव कैसे कर रहे हैं? अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं। चाहे हम वो चीज़ देख रहे हैं, 2 इंसान है, 2 इंसान एक साथ रहता है हस्बैंड वाइफ की तरह, तो हम परसीव कर रहे हैं कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। वैसे ही जो है, हमने हर्ड किया कोई फैक्ट, तो वो भी सेंसेस के थ्रू ही परसीव किए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ जो हैं, जो भी चीज़ हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, किसी चीज़ का रिलेशन, उस चीज़ का स्टेट क्या है, कोई चीज़ क्या है, तो ये होती है फिजिकल फैक्ट। ठीक है, जो फिजिकली हम महसूस करते हैं, देखते हैं। देन द सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट में क्या होता है? मेंटल कंडीशन ऑफ विच इज कॉन्शियस। जैसे कि कोई भी चीज़ जो हम दिमाग से सोच के उस चीज़ को, वो दिखती नहीं है बट हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 45 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताता है। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट को फिर हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में। फर्स्ट इज फैक्ट इन इशू एंड द सेकेंड वन इज रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू क्या होता है? वैसे फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में है, फैक्ट विच इज इन डिस्प्यूट। ठीक है, जिसको एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। अब फॉर एग्जांपल कि ए पे चार्ज लगा है बी के मर्डर का। ठीक है, तो उसमें जो है ए डिफेंड करेगा खुद को कि मैंने मर्डर नहीं किया है, और जो स्टेट जो प्रोसिक्यूशन होगा वो ये असर्ट करेगा कि ए ने ही मर्डर किया है बी का। तो इस ही फैक्ट पे इन दोनों की डिस्प्यूट चलेगी और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो चेंज होता रहेगा पार्टीज़ के बीच में, और फिर फाइनली डिसाइड होगा फैक्ट इन इशू।
ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्ट इन इशू। अब सेकेंड वन इज रेलिवेंट फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है? वैसे फैक्ट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड फैक्ट इन इशू। ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो कि फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू से और जिनके थ्रू हम फैक्ट इन इशू को प्रूव करते हैं। ये हो गया हमारा रेलिवेंट फैक्ट। अब जो है फैक्ट इन इशू को हम लैटिन में बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम, ये टर्म याद रखिएगा, बहुत टाइम एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टम प्रोबेंडम क्या होता है? तो जो फैक्ट इन इशू है, जो फैक्ट इशूज में है, जिसको असर्ट किया जा रहा है, जिसको डिनाई किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, वो होता है हमारा फैक्टम प्रोबेंडम। अब फैक्टम प्रोबेंस क्या होता है? तो रेलिवेंट फैक्ट को हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। ठीक है, फैक्टम प्रोबेंस भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको फैक्टम प्रोबेंशिया भी लिखा होता है। तो दोनों ही याद रखिएगा, अगर फैक्टम प्रोबेंस या फैक्टम प्रोबेंशिया कुछ भी होता है तो उसको बोलता है रेलिवेंट फैक्ट। अब जो है हम फैक्ट इन इशू को और क्या बोलते हैं? तो प्रिंसिपल फैक्ट भी हम फैक्ट इन इशू को बोलते हैं। जो फैक्ट इशूज में है उसको प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं। रेलिवेंट फैक्ट को हम एविडेंशियरी फैक्ट भी बोलते हैं। प्लीज राइटिंग को थोड़ा इग्नोर ही कीजिएगा। अब जो है रेलिवेंट फैक्ट, जो कि सराउंड करता है फैक्ट इन इशू को, जो हेल्प करता है फैक्ट इन इशू को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में मदद करता है, ये दो तरह की होती है। फर्स्टली लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट एंड द सेकेंड वन इज लीगली रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं। तो ऐसे फैक्ट होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कुछ इन्फरेंस किस चीज़ के बारे में, कि कोई फैक्ट जो है, फैक्ट इन इशू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या तो उससे कोई कनेक्टेड फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट होता है। सिंपल वर्ड में अगर हम समझें तो कोई भी लॉजिकली फैक्ट जो कि हमें फैक्ट इन इशू से रिलेटेड लगते हैं, जो लॉजिकली हमें फैक्ट इन इशू से रिलेटेड लगते हैं, जो हमें मदद करेंगे प्रूव करने के लिए फैक्ट इन इशू, वो सारे हो जाते हैं लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, और लीगली रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं? वैसे लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट जो कि सेक्शन 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दे रखे हैं, 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये होते हैं लीगली रेलिवेंट फैक्ट। अब क्या हम कोर्ट ऑफ लॉ में लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट भी प्रूव कर सकते हैं और लीगल रेलिवेंट फैक्ट भी प्रूव कर सकते हैं? तो नहीं, हम सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल रेलिवेंट फैक्ट, लीगली रेलिवेंट फैक्ट जो होता है वही प्रूव कर सकते हैं। अब क्या सारे लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट लीगली रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, या लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट बड़ा हेड है या लीगल रेलिवेंट फैक्ट बड़ा हेड है? तो जो लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट है वो बड़ा हेड है और लीगली रेलिवेंट फैक्ट जो है उसका सबसेट है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये लॉजिकली रेलिवेंट फैक्ट है एंड दिस वन इज लीगली रेलिवेंट फैक्ट। तो सारे लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट जो होते हैं वो लीगल रेलिवेंट फैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जितने सारे लीगल रेलिवेंट फैक्ट होते हैं वो सारे के सारे लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट होते ही होते हैं। दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो लीगल रेलिवेंट फैक्ट है वो छोटा टर्म है, जो लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट है वो बड़ा टर्म है। सारे रेलिवेंट फैक्ट लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट होंगे, लेकिन उनमें से कुछ जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे वो लीगली रेलिवेंट फैक्ट होंगे, जो कि हमें एविडेंस एक्ट के 5 to 55 सेक्शन में दे रखा है, और वही जो है हम प्रूव कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब जो बेसिकली फैक्ट इन इशू होता है वो होता है कि व्हाट इज टू बी प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, और रेलिवेंट फैक्ट होता है हाउ इज टू बी प्रूव, कि कैसे प्रूव करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे कि हमने अब रेलिवेंट फैक्ट को बाइफरकेट किया था, वैसे ही हम फैक्ट इन इशू को भी बाइफरकेट करेंगे। फैक्ट इन इशू जो है वो भी दो भागों में डिवाइड होता है, जो कि फर्स्ट है रेलिवेंट फैक्ट एंड द सेकंड वन इज इररेलेवेंट फैक्ट। तो सबसे पहले इररेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? ऐसे फैक्ट जिसका कोई रेलिवेंसी नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जैसे कि हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है? सुने सुनाए एविडेंस। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ए ने बी का मर्डर कर दिया और सी ने वो देखा कि ये सी ने ए ने बी का मर्डर कर दिया, ही वॉज द आई विटनेस, और वो जाके डी को बताता है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है। तो डी का जो टेस्टिमनी होगा वो एक हियरसे एविडेंस पे बेस्ड है, क्योंकि उसने खुद से नहीं देखा, उसको सी ने आके बताया। अब हम हियरसे एविडेंस पे रिलाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब भी कोई बात सुनी सुनाई होती है तो उसमें कुछ, जैसे कि हम कहते हैं ना, मिर्च मसाला मिला के हम बात आगे बढ़ाते हैं, तो इसीलिए उस पर रिलाई नहीं किया जाता है। सच्चाई वही इंसान जाता है जो कि जिसने उसको देखा है, जो कि आई विटनेस है। इसलिए हियर से एविडेंस की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसलिए वो क्या है, इररेलेवेंट फैक्ट है।
फिर आता है रेलिवेंट फैक्ट, जो कि जिसकी तो हमने बाइफर्केशन देखी थी। अब यहाँ दूसरी बाइफर्केशन है जो कि है एडमिसिबल फैक्ट और नॉन एडमिसिबल फैक्ट। तो एडमिसिबल फैक्ट जो है ऐसे रेलिवेंट फैक्ट जो कि एडमिसिबल होते हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। सारे रेलिवेंट फैक्ट जो है, अब फिर से देखिएगा, जैसे कि हमने देखा था लीगली रेलिवेंट फैक्ट जो है वो एडमिसिबल है, जो कि 5 to 55 के अंदर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल लीगली रेलिवेंट फैक्ट का हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्ली ऑफ एलिबाई अंडर सेक्शन 11 हम प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं। प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, जैसे कि ए पे आरोप है बी के मर्डर का, और वो मर्डर जो है दिल्ली में हुआ है, और ए जो है वो डिफेंस ले रहा है कि मैं तो दिल्ली में था ही नहीं जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, मैं तो पंजाब में था। ठीक है, तो ऐसा डिफेंस जो है उसको डायरेक्टली इम्पॉसिबल बता देता है ना एक्ट। अगर वो इंसान पंजाब में था उस दिन तो वो तो एक्ट कर ही नहीं सकता, वो तो मर्डर कर ही नहीं सकता। तो दिस इज कॉल्ड प्ली ऑफ एलिबाई। तो ये लीगली रेलिवेंट फैक्ट के अंदर आएगा, जो कि सेक्शन 11 में दे रखा है। अब सारे रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होते हैं, कुछ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल होते हैं, और कुछ फैक्ट जो होते हैं जो रेलिवेंट तो ज़रूर होते हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 122 में इंडियन एविडेंस का दे रखा है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है। वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके हस्बैंड जो है वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ जो है हस्बैंड के अगेंस्ट ये गवाही नहीं दे सकते हैं। अगर वो दे भी दिया तो रेलिवेंट नहीं माना जाता, उसको एडमिसिबल नहीं माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वो नॉट एडमिसिबल फैक्ट आ रहा है। अब ऐसे फैक्ट अगर कोई तीसरा इंसान आगे बता रहा है तो वहाँ पे वो एडमिसिबल हो जा रहा है, लेकिन हस्बैंड वाइफ बता रहे हैं तो वो नॉन एडमिसिबल फैक्ट है। तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब एडमिसिबल फैक्ट जो होते हैं ना, ये मेन रेलिवेंट फैक्ट होते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ कंसिडरेशन में लेता है जजमेंट देते वक्त। इसी के बेसिस पे फैक्ट इन इशू को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ये लेक्चर में बाइफर्केशंस ज़्यादा थे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारा होता है फैक्ट जो होते हैं दो भागों में बढ़ते हैं, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू को हम क्या बोलते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम, और रेलिवेंट फैक्ट को बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस या फैक्टम प्रोबेंशिया। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू को हम प्रिंसिपल फैक्ट भी बोलते हैं और रेलिवेंट फैक्ट को हम एविडेंशरी फैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल फैक्ट बोलते हैं और इसको एविडेंटरी फैक्ट बोलते हैं। नाउ जो रेलिवेंट फैक्ट है इसके दो बाइफर्केशन है, लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट और लीगल रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब ये जो है लॉजिकल रेलिवेंट फैक्ट ये बड़ा सबसेट है और लीगल रेलिवेंट फैक्ट है छोटा सबसेट है। अब जो लीगली रेलिवेंट फैक्ट है वो सेक्शन 5 to 55 के अंदर आते हैं और इसी को कंसिडर किया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब जो फैक्ट इन इशू है ये भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है रेलिवेंट फैक्ट जिसके थ्रू प्रूव करते हैं फैक्ट इन इशू का, दूसरा होता है इररेलिवेंट फैक्ट जैसे कि हियरसे एविडेंस मैंने आपको बताया था जिसका कि कोई महत्व नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट में। रेलिवेंट फैक्ट जो है फिर से दो पार्ट में बाइफरकेट होता है, एडमिसिबल फैक्ट, वैसे फैक्ट जो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होते हैं, एंड द सेकेंड वन इज नॉन एडमिसिबल फैक्ट जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर सेक्शन 122। तो ये जो फैक्ट है इसी के बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार अब हम बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, relation of thing capable of being perceived by senses, and the second one is any mental condition of which any person is conscious। तो जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फैक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ या स्टेट ऑफ थिंग्स या रिलेशन ऑफ थिंग्स जिसको हम सेंस से परसीव करते हैं। ये बेयर एक्ट की ही डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको फिजिकल फैक्ट में बताया था। एंड देन द सेकेंड फैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट, वो सेकेंड पॉइंट में दे रखा है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो जो मेंटल कंडीशन है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मतलब फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट दोनों ही फैक्ट के डेफिनेशन में आते हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं जैसे कि दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। ठीक है, सर्टेन ऑर्डर में सर्टेन ऑब्जेक्ट को रखा गया, ये एक फैक्ट है। जैसे कि कोई मैन हर्ड करता है, कुछ सॉ करता है, ये भी एक फैक्ट है। मैंने कुछ बताया, सेड सर्टेन वर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट में आती है। अब हम पढ़ते हैं रेलिवेंट के डेफिनेशन। रेलिवेंट क्या बताता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट।
तो एक फैक्ट को रेलिवेंट कब मानेंगे दूसरे फैक्ट से, जब वो इतना कनेक्टेड है ना फैक्ट इन इशू से, जिस फैक्ट को प्रूव करना है, जो प्रिंसिपल फैक्ट है वो इतना कनेक्टेड है उस फैक्ट इन इशू से कि वो ज़रूरी हो जाता है प्रूव करना फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। तो ऐसे फैक्ट को हम रेलिवेंट फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में, तो ये सब आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर फैक्ट इन इशू को क्या बोलते हैं? द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट from which either by itself or in connection with the other fact the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceedings necessarily follows। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू वैसे फैक्ट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं अदर फैक्ट से और जिसका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, क्या क्या, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट, राइट, डिसेबिलिटी और लाइबिलिटी या तो असर्ट की जा रही है या तो डिनाई करी जा रही है किसी सूट या प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट को फैक्ट इन इशू बोलते हैं हम। ठीक है, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है। वेनेवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटेड सिविल प्रोसीजर any court record and issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to the such issue is in fact in issue। ठीक है, illustration देख लेते हैं। A is accused of murder of B at his trial the following fact may be in issue that A caused B death। अब जैसे मर्डर का इशू है तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं फैक्ट इन इशू? ये हो सकते हैं कि A ने B का डेथ कॉज किया है। दूसरा क्या हो सकता है, क्या ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करने का? फिर और क्या हो सकता है, क्या जो है ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला था बी से? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो फैक्ट इन इशू हो सकती हैं ऐसे केसेस में। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये डेफिनेशन कुछ भी टफ नहीं है और इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन सेगमेंट पे। तो आज का क्वेश्चन ये है, फैक्ट की डेफिनेशन जो है वो किस नेचर की है? क्या ये इंक्लूसिव नेचर का है या ये एक्सॉस्टिव नेचर का है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।